नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्रतिष्ठित नदी प्रणाली गंगा नदी की। ये कोई आम सफर नहीं है। हम बर्फीले ग्लेशियरों से शुरू करके बंगाल की खाड़ी के विशाल डेल्टा तक का एक महाकाव्य जैसा भौगोलिक सफर तय करने वाले हैं। असल में ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि एक भव्य और नाटकीय भौगोलिक संरचना है जिसे समझना अपने आप में एक कमाल का अनुभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत ही आम धारणा पर बात करते हैं। क्या गंगा सच में सीधे गंगोत्री से निकलती है? बचपन से हमने शायद यही सुना है कि ये किसी एक ग्लेशियर से निकलने वाली एकदम सीधी धारा है। लेकिन भूगोल के नजरिए से देखें तो सच्चाई थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये अचानक से किसी एक जगह से प्रकट नहीं होती, बल्कि हिमालय के एक बेहद जटिल अपवाह तंत्र में कई धाराओं के आपस में मिलने से धीरे धीरे ये अपना विशाल आकार लेती है। अब इन कठोर भौगोलिक तथ्यों में गहराई तक उतरने से पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के एक मशहूर वाक्य को याद करना यहाँ बिल्कुल सटीक रहेगा। उन्होंने कहा था, गंगा भारत की सभ्यता की कहानी है। ये छोटी सी बात स्पष्ट रूप से स्थापित कर देती है कि इस विषय का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वजन आखिर कितना विशाल है। ये महज पानी नहीं है, बल्कि सदियों के इतिहास, धर्म और पूरी की पूरी एक सभ्यता का निचोड़ है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ। भाग 1, असली उद्गम और पंचप्रयाग, यानी जहां नदियां मिलती हैं। बद्रीनाथ के पास मौजूद एकदम शांत बर्फीली चोटियों और सतोपंत ग्लेशियर की कल्पना कीजिए। बिल्कुल यहीं से अलकनंदा नाम की मुख्य नदी अपने नीचे की यात्रा शुरू करती है। और सच कहें तो दुनिया जिसे गंगा के नाम से जानती है, उसके बनने की असली नींव यहीं रखी जाती है। पहाड़ों में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र संगम हैं, जिन्हें पंचप्रयाग कहा जाता है। इनका महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि भौगोलिक रूप से भी यही गंगा के निर्माण का आधार है। वैसे इन 5 संगमों को क्रम से याद रखने का एक बहुत ही शानदार और मजेदार पौराणिक तरीका है। देखिए, शुरुआत भगवान विष्णु से होती है, यानी विष्णु प्रयाग, जहाँ धौली गंगा मिलती है। फिर उन्होंने अवतार लिया और नंदलाल बने, तो हुआ नंद प्रयाग। कानों में कौंडल पहने तो कर्णप्रयाग, गले में रुद्राक्ष धारण किया रुद्रप्रयाग, और अंत में एक पूर्ण देव का रूप लिया, जो है देवप्रयाग। है ना एकदम आसान और दिलचस्प तरीका? इसे आप भूलना मुश्किल है। नदियों के मिलने का ये पूरा सिलसिला अपने सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर देवप्रयाग में पहुंचता है। ये वो संगम है जहां बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदियां आखिरकार एक साथ मिलती हैं। कमाल की बात यह है कि इन दोनों नदियों की गहराई यहाँ लगभग बराबर हो जाती है, और बस इसी विशाल एकीकरण के बाद इस संयुक्त जलधारा को पहली बार आधिकारिक तौर पर गंगा का शक्तिशाली नाम मिलता है। अच्छा, क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि गंगा का जल बोतलों में भरकर लंबे समय तक रखने पर भी खराब क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक बहुत ही पक्का वैज्ञानिक कारण है, और वो है बैक्टीरियोफेज। हिमालय से आने वाले इस शुद्ध पानी में ये एक खास तरह का वायरस पाया जाता है। पर घबराइए मत, ये कोई नुकसान पहुंचाने वाला वायरस नहीं है, बल्कि ये पानी में पनपने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को चुन चुन कर नष्ट कर देता है। और यही कारण है कि पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध रहता है। पहाड़ों का रोमांचक सफर तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, मैदानी यात्रा, यानी पहाड़ों से महानगरों तक का सफर। रहस्यमय हिमालय को पीछे छोड़ते हुए हरिद्वार वो स्थान है जहां से गंगा पहली बार मैदानी इलाकों में कदम रखती है। यहाँ पहाड़ खत्म होते हैं और नदी संकरी घाटियों से निकलकर महानगरों और विशाल हरे भरे खेतों की ओर एक नए रूप में आगे बढ़ती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2525 किलोमीटर। ये सच में एक चौंका देने वाला नंबर है, जो गंगा नदी की कुल लंबाई है। ये विशाल संख्या साफ तौर पर दिखाती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस नदी की यात्रा का पैमाना कितना असीम है। और ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। ये सफर आखिर किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है? उत्तराखंड की ऊंचाइयों से शुरू होकर ये नदी उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों और अंत में पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है। इन 5 राज्यों से गुजरते हुए ये करोड़ों लोगों, हमारी खेती और उद्योगों के लिए एक जीवन रेखा का काम करती है। देश के लिए इसकी इसी असीम उपयोगिता और अहमियत को देखते हुए
साल 2008 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। गंगा को आधिकारिक तौर पर भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस नदी में पाई जाने वाली विशेष और दुर्लभ गंगा डॉल्फिन को भी राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। ये इस बात का एक मजबूत प्रमाण है कि ये नदी हमारी राष्ट्रीय पहचान का कितना अटूट हिस्सा है। अब आते हैं भाग 3 पर, प्रमुख सहायक नदियां। मैदानी इलाकों में इतने लंबे सफर और पानी के इतने ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी एक सवाल तो बनता है कि नदी का ये विशाल आकार आखिर कैसे बना रहता है। इसका सीधा सा जवाब है प्रमुख सहायक नदियों का एक विशाल नेटवर्क, जो बिना रुके इस महाकाय नदी को लगातार पानी से भरता रहता है। अगर इसे बहाव की दिशा से समझें तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से हिमालय और नेपाल से बहकर आने वाली नदियां मिलती हैं। इनमें गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी शामिल हैं। और वहीं दाहिनी ओर से दक्षिणी पठारों से आने वाली प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय से ही निकलकर समानांतर बहने वाली सबसे लंबी यमुना नदी आकर इसमें मिल जाती है। इन सहायक नदियों के संगम को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। रामगंगा सबसे पहली प्रमुख नदी है जो कन्नौज में मिलती है। उसके बाद प्रयागराज में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना का एक बहुत ही भव्य संगम होता है। फिर अमरकंटक के पठार से सीधी आने वाली सोन नदी पटना में मिलती है। एक और दिलचस्प नदी है कोसी, जो इतनी तेजी से अपना रास्ता बदलती है कि उसे बिहार का शोक तक कहा जाता है। और सबसे अंत में पश्चिम बंगाल से निकलने वाली महानंदा, जो भारत की सीमा के भीतर गंगा की आखिरी सहायक नदी है। और अब समय है हमारे सफर के अंतिम और सबसे रोमांचक चरण का, भाग 4, डेल्टा का निर्माण यानी समुद्र से मिलन। महानंदा के मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज वो अहम बिंदु है जहां ये विशाल नदी भारत को छोड़ने की तैयारी करती है, और यहां से इसका पूरा का पूरा चरित्र ही नाटकीय रूप से बदल जाता है। फरक्का पर असल में होता क्या है? यहाँ आकर ये विशाल जलधारा 2 बड़े हिस्सों में बंट जाती है। एक धारा तो दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल में ही बहती है, जिसे हुगली नदी कहा जाता है। यही वो नदी है जो ऐतिहासिक महानगर कोलकाता को जीवन देती है। वहीं जो दूसरी और सबसे बड़ी मुख्य जलधारा है, वो पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां उसे एक नया नाम मिलता है, पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद का जो घटनाक्रम है वो किसी क्लाइमैक्स से कम नहीं है। यहाँ पद्मा के रूप में तेजी से आगे बढ़ते हुए इसका सामना एक और महाकाय नदी ब्रह्मपुत्रा से होता है, जिसे वहाँ जमुना कहते हैं। ये दोनों जब मिलती हैं तो एक प्रचंड रूप ले लेती हैं और अंत में मेघना नदी भी इनमें आ मिलती है। बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से ठीक पहले ये पूरी की पूरी अथाह जलराशि अपना अंतिम नाम मेघना धारण कर लेती है। इस महाकाव्य जैसी यात्रा का सबसे भव्य समापन बंगाल की खाड़ी में होता है। यहाँ समुद्र में मिलने से पहले नदी का प्रवाह एकदम धीमा, एकदम शांत हो जाता है, और हजारों किलोमीटर से जो भारी मात्रा में अवसाद या गाद ये अपने साथ लाई थी, उसे वो यहाँ जमा कर देती है। इसी से एक विशाल त्रिभुज के आकार का भूभाग बनता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। जरा सोचिए, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो अपने अंदर एक अद्भुत और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र समेटे हुए है। एक ऐसी शक्तिशाली नदी जिसने कठोर पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता खुद बनाया, जो खुद को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता रखती है, और जिसने दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा तक खड़ा कर दिया। इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। क्या वो इंसानों द्वारा फैलाए गए अत्यधिक प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों का भारी बोझ लंबे समय तक सह पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो केवल एक नदी के अस्तित्व का नहीं, बल्कि हमारी अपनी सभ्यता के भविष्य का है। इसी एक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।